हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपका 2023 का जो एसएसटी का एग्ज़ाम पेपर था उसके जो रिमेन्स क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि पहले ही भी बता दिया गया था कि वीडियो आपकी 3 पार्ट्स में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड कर दिया गया था एंड सेकेंड पार्ट अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए, इस टाइम का ना गवाते हुए हम शुरू कर देते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो क्वेश्चन इज, what is the rationale behind the enactment of Consumer Protection Act 1986? मतलब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्यों पड़ी है ये, उसको समझ लेते हैं। देखिए, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स, यानी किसने पढ़ी है, जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया, इंडिया में जो इंटरेस्ट हैं कंज्यूमर्स के, जो हित है, जो ग्राहकों के हित हैं और जो उनके अधिकार हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। इट्स मेन पर्पज इज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशंस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ओवरचार्जिंग, डिफेक्टिव गुड्स एंड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। तो इट्स मेन पर्पज, इसका जो मेन पर्पज था वो ये था कि प्रिवेंट, रोकथाम की जाए एक्सप्लॉयटेशन से, जो हमारा शोषण होता है उससे रोकथाम करना, एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और जो अनुचित व्यापार जो प्रथाएं चल रही हैं उनसे, मतलब जो गलत तरीके से बिजनेस करा जा रहा है, गलत तरीके से चीज़ें हमको बेची जा रही हैं, ठीक है, उससे हमारा नुकसान ना हो, इसलिए इस जो प्रोटेक्शन एक्ट था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। किस किस टाइप के हमारे ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। तो ओवर चार्जिंग, यानी कि जितना चीज़ का जो रेट है उससे ज़्यादा वसूल कर लेना, डिफेक्टिव्स गुड्स, खराब वस्तुएं हमको दे देना, एंड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, और ये गलत तरीके से एडवर्टाइज करना, यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर एड में दिखाना। तो इससे जो क्या होता है कि ग्राहक भ्रमित हो जाता है, ग्राहक को लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, जबकि वो एक्चुअली में ऐसी नहीं होती। तो इन सभी से बचाव के लिए ही इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। द एक्ट एंश्योर दैट द कंज्यूमर्स गेट्स क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइसेस। ये एक्ट इस टाइप से इंश्योर करता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो वो गुड्स ले रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो हो वो अच्छी हो और सर्विस भी फेयर प्राइसेस पर हमको मिल जाए, यानी कि उचित दामों पर हमको चीज़ें मिल जाए। इट प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क टू रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंज्यूमर्स एंड सेलर्स थ्रू कंज्यूमर कोर्ट्स। और साथ में ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क, ये क्या करते हैं, एक कानूनी तरीका अपनाते हैं टू रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंज्यूमर्स एंड सेलर, यानी क्या कभी ग्राहक में और सेलर्स में, यानी कि कंज्यूमर में और सेलर्स में अब कभी विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो इसको रिजोल्व भी इस एक्ट के तहत किया जा सकता है। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो कंज्यूमर्स कोर्ट में हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी दुकानदार में ग्राहक में झगड़ा होता है किसी वस्तु को लेकर, उसके तौर तरीकों को लेकर, उसके गलत वस्तु देने पर, तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। द एक्ट ऑल्सो प्रोमोट कंज्यूमर्स अवेयरनेस एंड एम्पावर पीपल टू डिमांड देयर राइट्स। ये जो एक्ट है ये प्रमोट करता है कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि ग्राहकों में ग्राहक की जो जागरूकता है उसको बढ़ाता है थोड़ा, कि सभी ग्राहक जो हों वो जागरूक हो जाएं इन चीज़ों को लेकर। एंड एम्पावर पीपल टू डिमांड देयर राइट्स, वो लोगों को पावर्स देता है ताकि वो अपने अधिकारों की मांग कर सकें, जो उनकी राइट कहते हैं, जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनकी डिमांड कर सकें। ओवरऑल इट एम्स टू क्रिएट ए फेयर मार्केट प्लेस, इसका जो उद्देश्य है वो है फेयर मार्केट प्लेस बनाने का, वेयर कंज्यूमर्स आर ट्रीटेड जस्टली एंड हैव एक्सेस टू क्विक ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी कि इसका जो है ये अधिनियम उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाता है, यानी कंज्यूमर्स के जो जस्टिस उनको बढ़ाता है और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाता है। ठीक है, तो क्रिएट ए फेयर मार्केट वेयर कंज्यूमर्स आर ट्रीटेड जस्टिली, एंड जहाँ पर उनको न्याय मिलता रहे, एंड हैव एक्सेस टू क्विक ग्रीवनेस रिड्रेसल, यानी कि अगर उसके साथ में कोई गलत होता है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्विक में, यानी कि आसानी से हो जाए। तो ये इसका आंसर था। तो हिंदी में भी आप साइड में है, इसको देख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य शोषण और अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे अधिक मूल्य वसूलना, खराब गुणवत्ता वाले सामान बेच देना और झूठे विज्ञापन रोकना था। यह अधिनियम अधिनियम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले सामान और सेवाएं प्रदान करने का अधिकार देता है, यानी कि आपको अच्छा गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाला सामान मिल जाए और जो सेवा है वो भी अच्छी मिले। इसके तहत उपभोक्ता आंदोलनों के माध्यम से अदालतों के माध्यम से उपभोक्ता और विक्रेता के बीच विवादों को हल करने की कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। यानी कि अगर किसी भी उसमें विवाद हो जाता है, उपभोक्ता और विक्रेता में अगर विवाद हो जाता है, तो इनके विवाद को कोर्ट में जाकर हम हल करा सकते हैं। यह अधिनियम उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देता है, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाता है। ठीक है, लोगों को उनके जो अधिकार हैं इस चीज़ को लेकर उनको बताया जाता है इस एक्ट के द्वारा, और ताकि वो भविष्य में इनका शिकार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द एक्टिविटीज ऑफ प्रेशर ग्रुप आर यूजफुल इन द फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी दबाव समूह की जो गतिविधियां हैं वो लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। तो प्रेशर ग्रुप प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, प्रेशर ग्रुप कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। वाई एंश्योरिंग डेट डाइवर्स इंटरेस्ट एंड ओपिनियन आर रिप्रेजेंटेड, क्या करके, जो उनके डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, जो आपके विभिन्न प्रकार के हित हैं एंड ओपिनियन हैं, उनको रिप्रेजेंट करके एक कहते हैं प्रेशर ग्रुप जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो भी मतलब जो भी आपके हित होंगे ना, इंटरेस्ट होंगे या ओपिनियन होंगे, जो भी आपके उद्देश्य होंगे थोड़े से, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दे एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक बाय हाईलाइटिंग स्पेसिफिक इश्यू। ये एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करते हैं सरकार के और पब्लिक के बीच में, ताकि पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो उनके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं, कोई विशेष उनके कह सकते हैं उनको उनके कुछ मुद्दे हो सकते हैं ना। ठीक है, तो उन मुद्दों को, उन इश्यूज को ये हाईलाइट करते हैं ताकि गवर्नमेंट इनको देखे, यानी कि इनकी क्या क्या परेशानियां हैं इनको गवर्नमेंट देखे। सच एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे कि हो सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर। लेबर राइट्स, यानी कि जो मजदूर हैं उनके अधिकारों को लेकर। और एजुकेशन रिफॉर्म्स, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित सुधार हैं उनको लेकर ये सरकार से अवगत कराते हैं कि भैया ये यहाँ पर परेशानी है। ठीक है, वो एक काम कौन करता है, तो ये दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप ही करते हैं। प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस पॉलिसीज थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो आपका पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, यानी कि जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको प्रभावित कर देते हैं थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि अपने शांति वाले आंदोलनों से, पेटिशन से, यानी कि याचिका डालकर कोर्ट में, या फिर डिस्कशन या फिर कुछ चर्चाएं करके। तो ये तीन तरीके से जो सरकार है उसको जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। दे हेल्प इन होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वो हेल्प करते हैं कि सरकार जो है वो जवाबदेही बनी रहे। ठीक है, जवाबदेही मतलब जनता के प्रति, जनता को जवाब मिले कि जो हमने उनको वोट दिए, हमने उनको शासन कराया, रूलिंग कराई अपने ऊपर, तो उन्होंने हमारा क्या क्या काम किया, तो वो हमें जवाब दे सकते हैं, अकाउंटेबल हो सकते हैं हमारे लिए। एंड प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बाय बोसिंग द कॉन्सर्न ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि वो साथ में क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकथाम करते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का कॉन्स्टेंट होना, पावर का एक ही हाथों में आ जाना, है ना, इसको रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, बाय वॉसिंग द कॉन्सर्न ऑफ मार्जिनलाइट ग्रुप, यानी कि इसके लिए जो मार्जिनलाइट ग्रुप हैं ये इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाकर, ठीक है, इस शक्ति को केंद्रीकरण होने से या कॉन्सेंट्रेशन होने से रोक देते हैं कि एक आदमी के हाथ में इस पूरी पावर ना आए। बाय डूइंग सो दे एनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन, बाय डूइंग सो, इस प्रकार से दे एनकरेज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ये प्रोत्साहित करते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाने में, एंड पार्टिसिपेशन, और भागीदार स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी, ताकि जिससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो आपकी मजबूत बनी रहे, लोकतंत्र हमारा मजबूत बना रहे, ट्रांसपेरेंट हो, पार्टिसिपेंट लोग करें, यानी कि लोग भी क्या करें उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो हम जिस नेता को चुनते हैं तो उन नेताओं के जरिए हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमने वोट दिया है, और जो वोट दे रहा है मतलब उसका कुछ ना कुछ डिसीजन उसके अंदर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेटिक अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज,
लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। देखिए हमारे जो इंडिया है, ठीक है, अगर इंडिया में की डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया में अलग अलग टाइप के कल्चर्स हैं, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस हैं, और सभी के जो विचार्स हैं, सभी के जो एम्स हैं, या सभी के जो नीडेड हैं, ठीक है, जो ज़रूरतें हैं उनकी, वो अलग अलग हैं। तो सभी के लिए हम अगर पूछने लग जाएं सभी से कि भाई तुम्हारी मांगे क्या है, आप क्या क्या डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट से, तो हमारे पास में हजारों लाखों तरह की डिमांडें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हजारों लाखों तरह की डिमांडें तो पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए हमको उनमें से कुछ कॉमन डिमांड्स लेनी पड़ती हैं, ताकि जो ये सभी लोग हैं, ये इनकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, ठीक है। जो मेन मेन जो उनके क्या कह सकते हैं डिमांड्स हैं, वो पूरी हो जाए उनकी, ठीक है, और कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना बने। तो इसके लिए उनको थोड़ा सा एकोमोडेट करना पड़ता है, थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना पड़ता है इसमें। तो किस तरीके से होता है, जो समझते हैं। डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी बाय इंश्योरिंग इक्वल राइट्स। जो डेमोक्रेसी है वो एकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी को, क्या करके, उनके इक्वल राइट्स को इंश्योर करके, जो आपके अधिकार हैं, जो समानता का अधिकार है वो सभी को मिले, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल कम्युनिटी, और सभी कम्युनिटी का रेस्पेक्ट हो, यानी कि सम्मान हो। द फॉलोइंग कंडीशन हेल्प इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी। जो नीचे कंडीशंस दी गई हैं ये हमको जो डाइवर्सिटी है उसको मैनेज करने में हेल्प करती हैं। तो पहला है आपका इक्वल ट्रीटमेंट। ऑल ग्रुप्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन्स, कास्ट और कल्चर शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सभी ग्रुप, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, कास्ट के हों, कल्चर्स के हों, या सबको क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है, गवर्नमेंट के द्वारा इक्वली ट्रीट करना है, यानी कि सभी को समान अधिकार मिले, ये हमको पहले सुनिश्चित करना होगा। पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटी टू अवॉइड डोमिनेंस बाय एनी सिंगल ग्रुप। पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी में, जिससे क्या हो कि अवॉइड डोमिनेंस, डोमिनेंस को अवॉइड कर पाए, बाय एनी सिंगल ग्रुप, यानी कि किसी की भी हाथ में प्रभुत्व ना हो, यानी कि ऐसा कोई ना हो कि जिसके हाथ में शहरी शक्ति आ जाए और वो हम पर जबरदस्ती का राज चलाना शुरू कर दे। इसलिए पावर को शेयर कर दिया जाता है, सभी में पावर शेयर की जाती है, डिवाइड कर दी जाती है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट। पीपल मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स आइडेंटिटीज एंड वैल्यू। लोग क्या करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, और जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी वैल्यू है, उसको समझें। डायलॉग्स एंड नेगोटिएशंस। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजोल्व थ्रू डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जो विवाद होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो रिजोल्व कर दिए जाते हैं थ्रू डिस्कशन एंड अंडरस्टैंड, यानी बातचीत करके और उनकी समझदारी से उनको सुलझा लिया जाता है, जो भी उनके विवाद आते हैं, ठीक है, उनमें। रूल्स ऑफ लॉ। लॉ मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। लॉज क्या करते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नियम, जो कानून है, वो जो अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षित करते हैं, वाइल इंश्योरिंग फेयरनेस फॉर ऑल, ठीक है। और साथ में ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सब क्या रहेगा, सभी के लिए फेयरनेस रहेगा, ठीक है, क्या कि निष्पक्ष कानून हो, सबके लिए फेयर कानून हो, ये ऐसा सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। हिंदी वर्जन इसमें है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई इतनी हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई नहीं है, आप समझ सकते हैं। समानता में क्या है, धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर सभी को समान अधिकार मिले, किसी एक समूह का प्रभुत्व न हो, सभी समुदायों को शक्ति में भागीदारी दी जाए, लोगों को एक दूसरे की पहचान और मूल्य का सम्मान करना चाहिए, विवादों को बातचीत और समझदारी से सुलझाया जाए, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिए निष्पक्ष कानून हो। तो ये सभी जो हैं वो इस तरीके से सामंजस्य बैठाते हैं, ठीक है, ये सब काम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिजास्टर। यानी कि डिजास्टर के समय जो कम्युनिकेशन के सिस्टम होते हैं, अगर वो उनकी जगह पर हम कौन से अल्टरनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम आर क्रूशियल ड्यूरिंग डिजास्टर। जो अल्टरनेट सिस्टम होते हैं वो बहुत उपयोगी हैं डिजास्टर, यानी कि आपदा के समय। वैन रेगुलर नेटवर्क फेल, जबकि जो उस समय रेगुलर नेटवर्क होता है वो फेल हो जाए, तो उस समय लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ड्यू टू डैमेज, यानी कि जब जो रेगुलर नेटवर्क है उसके डैमेज हो जाने पर हम इनका यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दिस सिस्टम लाइक सैटेलाइट फोन्स, ये सिस्टम हो सकते हैं जैसे कि सैटेलाइट फ़ोन हो गया, हैम रेडियो हो गए, एंड वायरलेस नेटवर्क हो गए। तो ये सभी जो है हमारे वो
एक तरीके से कहेंगे अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम है। हेल्प इन क्विक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको क्विक शेयर करने में, तेजी से फैला शेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ताकि समझ से हमारे अंदर बना रहे। ठीक है। दे अलाउ रेस्क्यू टीम्स टू कम्युनिकेट एंड प्लान रिलीफ ऑपरेशन इफेक्टिवली, ये अलाउ करते हैं रेस्क्यू टीम टू कम्युनिकेट, जो रेस्क्यू टीम है, जो बचाव वाली टीम है, वो कम्युनिकेट कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते एंड प्लान रिलीफ ऑपरेशन इफेक्टिवली, और जो उनका रिलीफ प्लान है, ठीक है, उसको अधिक प्रभावी रूप से वो कर सकें। ठीक है। इफेक्टिव पीपल इन अफेक्टेड एरिया कैन रिपोर्ट देयर लोकेशन एंड नीड्स, जो लोग आपके इस इफेक्टेड एरिया में होंगे, जो प्रभावित क्षेत्र में होंगे, वो आपकी लोकेशन और जो उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरत है, उनको रिपोर्ट कर सकें। इस सिस्टम के ही द्वारा ये संभव हो सकता है। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस सिस्टम टू इश्यू वार्निंग एंड अपडेट टू मिनिमाइज डैमेज एंड सेव लाइव्स। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी सरकार हो या कोई संगठन हो, इस सिस्टम का यूज करके वार्निंग इश्यू कर सकता है, चेतावनी इश्यू कर सकता है, एंड अपडेट टू मिनिमाइज डैमेज, और उनको अपडेट कर सकता है जिससे कि कम से कम डैमेज हो, एंड सेव लाइव्स, और जिंदगियां बच जाएं। ठीक है। यानी कि पहले से ही अगर सूचना मिल जाएगी, ठीक है, किसी भी तरह के डिजास्टर को देखते हुए, तो उस स्थिति में लोग थोड़ा सा अपने आप को इस कंडीशन के लिए संभाल लेते हैं, ज़रूरी चीज़ों को जो है वो उठा के रख लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं, और हो सकता है कि ऐसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं जहां उस डिजास्टर का जो प्रभाव हो, जो वो कम से कम हो। Reliable communication during disaster ensure faster rescue, proper resource distribution and better management of emergency। ठीक है। तो ये जो रिलायबल कम्युनिकेशन है, विश्वसनीय संचार है, ड्यूरिंग डिजास्टर, आपदा के समय, इंश्योर करता है फास्टर रेस्क्यू, यानी कि रेस्क्यू जो हो वो तेज हो सके, प्रॉपर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो सके, और जो इमरजेंसी में हम बेटर मैनेजमेंट कर सकें, यानी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। ठीक है। तो इन सभी के लिए जो अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसकी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणाली बहुत उपयोगी होती है, खासकर जब सामान्य नेटवर्क काम नहीं करते हैं। उपग्रह फोन हो सकता है, हैम रेडियो हो सकता है, या वायरलेस नेटवर्क हो सकता है। ऐसी प्रणालियाँ तेजी से जानकारी साझा करने और समन्वय में मदद करती हैं। ये बचाव दलों को प्रभावी तरीके से राहत कार्य करने में सक्षम बनाती है, यानी कि वो अच्छे से काम कर सके, अपना राहत कार्य अच्छे से कर सके, इसलिए वो इसको सक्षम बनाती है। ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आवाज़ लगा के एक दूसरी जगह से पता है, तो इनके संचार के द्वारा वो बता सकते हैं कि हमने इतने लोगों की जान बचा ली है, कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो इतने लोग यहाँ पर भेज दीजिए, इतनी टीम है यहाँ पर भेज दिए। तो इस तरीके से हमारा जो समन्वय है वो अच्छे से हो जाता है। प्रभावित क्षेत्रों के लोग अपनी स्थिति और ज़रूरतें बता सकते हैं, यानी कि जहाँ पर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस सिस्टम के द्वारा एक दूसरे को बता सकते हैं, या रेस्क्यू टीम को, या जो ऊपर ऑफिसर्स होंगे जो, ठीक है, इन सभी को बता सकते हैं। सरकार और संगठन इन प्रणालियों का उपयोग चेतावनी और अपडेट देने के लिए करती है, जिससे जान माल का नुकसान कम हो सके। आपदा के समय विश्वसनीय संचार, तेज बचाव, संसाधनों के सही वितरण और आपात स्थिति के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, यानी कि आपदा के समय जो विश्वसनीय संचार है वो तेज बचाव की प्रक्रिया सुनिश्चित, मतलब जो बचाव की प्रक्रिया वो तेज हो जाएगी, संसाधनों का सही से वितरण हो जाएगा, और जो बेहतर प्रबंधन है आपात की स्थिति में या इमरजेंसी में, ठीक है, वो हो सकेगी इन कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय फर्स्ट एड, व्हाट आर इट्स मेन एम्स। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर कर लिया हो गया है, पिछले अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, फिर भी यहाँ पर एक बार हम इसको भी समझा देते हैं। तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू समवन इंजर्ड और सिक बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव, यानी कि प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प के पहुंचने से पहले जो भी इंजर्ड या सिक, जो भी पर्सन होगा हमारा, जो भी घायल बीमार व्यक्ति होगा, उसको उस समय जो हेल्प दी जाती है, तुरंत ही जो हेल्प दी जाती है, उसको ही बोलते हैं हम फर्स्ट एड। मीन्स मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड है सेव लाइफ, यानी कि पहला जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है जीवन को बचाना। तो प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड कीप द रीजन अलाइव, यानी कि
प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी कि स्थिति को बिगड़ने से रोकना। एंड कीप द पर्सन अलाइव, और जो पर्सन है उसको जिंदा रखना। ये हमारा उद्देश्य रहता है पहला, कि किसी भी प्रकार की स्थिति ना बिगड़े और जो पर्सन है, जो घायल पर्सन है, वो थोड़ा जिंदा रहे। प्रिवेंट फर्दर हार्म, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो उससे रोकथाम करना। प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम मोर इंजर्स और कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो हमारा इंजर्स पर्सन है ना, जो पर्सन है वो ज़्यादा इंजर ना हो, ज़्यादा घायल ना हो, या कोई कॉम्प्लिकेशन या जटिलताओं से बचाना है हमको उसको। थर्ड है प्रोमोट रिकवरी, प्रोवाइड बेसिक केयर टू स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। इसमें क्या करना है, प्रोवाइड करनी है बेसिक केयर, हमें बेसिक केयर देनी है उस समय स्टार्ट टू हीलिंग प्रोसेस, यानी कि हम ऐसे काम करना है जिससे इस समय क्या होना हो जाएगी, स्टार्ट टू हीलिंग प्रोसेस, यानी कि उसकी जो सुधरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए इस समय। तो कुछ काम हमने वहाँ पर भी करने हैं, ठीक है, जिससे जो घायल व्यक्ति है वो ज़्यादा घायल ना हो सके, है ना, उसको अगर थोड़ी सी उम्मीद है हमें, तो उस तरीके से हम उसका उपचार वहीं पर भी हल्का फुल्का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड, यानी कि हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जिससे लैंडस्लाइड्स होता है, यानी कि जो भूस्खलन है वो होता है, ऐसे कारक बताने हैं हमको। तो लैंडस्लाइड्स अकर ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर, लैंडस्लाइड जो होता है कुछ नेचुरल हो सकता है, कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स के द्वारा हो सकता है, यानी कि कुछ तो नेचर प्रकृति खुद कर देती है, कुछ आपके आदमी यानी कि जो लोग हैं उनके द्वारा भी होता है। पहला है हैवी रेनफॉल, एक्सेसिव रेन वीकेंस द सोइल एंड कॉजेज इट टू स्लाइड्स, अगर ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उससे क्या होती है, मिट्टी जो सोइल होती है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो खिसकना शुरू कर देती है, ठीक है, ये एक कारण हो जाएगा। ट्रेमर्स लूजन रॉक्स एंड सोइल लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स, यानी कि अर्थक्वेक में क्या होता है, झटके जो होते हैं, ठीक है, जो झटके होते हैं वो रॉक या फिर सोइल को लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, है ना, उनकी जगह से उसको हटा देते हैं, ये भी एक लैंडस्लाइड्स का एक रीजन हो जाता है। थर्ड है डिफोरेस्टेशन, कटिंग ट्रीज रिड्यूस सोल स्टेबिलिटी। देखिए आप जानते हैं कि फॉरेस्ट में जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखते हैं ना, ये टाइट करके रखते हैं। जब वो पेड़ कट जाते हैं तो जिससे सोइल की जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। स्टीप स्लोप्स, स्टीप्स एरियाज आर मोर प्रोन टू स्लाइड्स, यानी कि जो स्टीप्स एरिया हो जाते हैं, जो एकदम ढाल वाले हो जाते हैं, तेजी से जिसके जो ढाल होते हैं, खड़ी जो ढलान होती हैं, ये आपके मोर स्लाइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, यानी कि खड़े ढलान की क्या होती है, मिट्टी एकदम आसानी से नीचे खिसक कर आ जाती है। 5 है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ब्लास्टिंग एंड डिगिंग डिस्टर्ब द लैंड्स नेचुरल बैलेंस, यानी कि ब्लास्ट कर देना या फिर डिगिंग यानी कि खोद देना, तो ये भी क्या करते हैं, लैंड्स के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। माइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, इससे क्या होता है, मिट्टी जो वो लैंडस्लाइड वाली एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। वाटर एंड वाइंड इरोजन वीकेंस द ग्राउंड, वाटर यानी कि पानी या फिर विंड, जो विंड होती है या पानी है, ये भी क्या करती है, जो वहाँ की सॉइल है, जो जो मिट्टी है वो उसको कमज़ोर कर देती है ना, तो इरोजन वीकेंस द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड्स है या मिट्टी है, ठीक है, उसको कमज़ोर बना देते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, लावा फ्लोज डिस्टेबलाइज लैंड, लावा का जो फ्लो होता है वो भी इसके लैंड को डिस्टेबलाइज कर देता है, यानी कि अस्थिर कर देता है, ठीक है, लावा, जैसे लावा अगर निकलेगा वोल्केनो से, तो उससे क्या होगा, जो मिड सॉइल है वो आपकी डिसबैलेंस हो जाती है। तो ये इसके कुछ मेन फैक्टर्स थे लैंडस्लाइड्स के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो नेपोलियन इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज ही रूल्ड। नेपोलियन इंट्रोड्यूस सेवरल नेपोलियन ने निम्न बदलाव किए जो नीचे दिए गए हैं, टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाए रखने के लिए, मोर इफिशिएंट यानी क्या करने के लिए, मोर इफिशिएंट यानी कि अच्छे से दक्ष बनाए रखने के लिए उसने कुछ बदलाव नीचे करे थे।
पहला है आपका नेपोलियन कोड। ए यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम एंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने क्या काम किया, एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम लगा दिया है ना, एक क्या करा, एक समान कानून अधिक तंत्र स्थापित किया जिससे क्या हो, इक्वलिटी मिल सके बिफोर द लॉ, कानून के सामने, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर कानूनन एक प्रोटेक्शन हो, उन पर भी क्या हो, एक निजी संपत्ति का संरक्षण। ठीक है, इस तरीके के उन्होंने कानून बनाए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका क्या हो, प्रोटेक्शन हो। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी फॉर बेटर गवर्नेंस। उसने क्या किया, जो सेंटर में एक गवर्नेंस थी, जो उसकी गवर्नेंस थी, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज किया। सेंट्रलाइज मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी जो सब पर कंट्रोल कर रही है, उसको मजबूत बनाया। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग किया ताकि वो अपने डिसीजन और जो रूलिंग है वो सही से कर सके। टैक्स रिफॉर्म्स, सिंप्लीफाई टैक्स कलेक्शन टू इंक्रीज रेवेन्यू। उनने क्या करा, जो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई किया जिससे रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इम्प्रूव रोड्स, कैनाल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसने क्या करा, रोड को इम्प्रूव किया, ठीक है, सुधार किया, कैनाल्स यानी नहरों में, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको भी बढ़ाया। एबोलिशंस ऑफ फ्यूडलिज्म, एंडेड फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड सर्फडोम, प्रोमोटिंग सोशल इक्वलिटी। एंडिंग, इन्होंने अंत किया किसका, फ्यूडल प्रिविलेज जो थे, जो आपके कुछ सामंती विशेष अधिकार थे, उनको उनका अंत किया। एंड सर्फडोम, प्रोमोटिंग सोशल इक्वलिटी। ठीक है, क्या करने के लिए, सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए ये सब किया गया। ठीक है, स्टेब्लिश स्कूल्स एंड प्रोमोट स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन। उसने क्या किया, स्कूल वगैरह स्टेब्लिश किए, और साथ में जो एजुकेशन जो थी उसको स्टैंडर्डाइज प्रमोट किया, यानी कि एक अच्छी वाली एजुकेशन वहाँ पर दी जाने लगी, इस तरीके से उन्होंने बनाया। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अपॉइंटेड क्वालिफाइड ऑफिशियल फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रशासन को सही से चलाने के लिए, इफेक्टिव रूप से चलाने के लिए उसने क्वालिफाइड ऑफिसर्स को नियुक्त किया, अपॉइंट किया, ताकि जो शासन व्यवस्था है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो सही से चल सके। तो ये हिंदी वर्जन है। इसमें नेपोलियन कोड एक समान कानूनी प्रणाली, जो कानून के समान समानता और निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करती थी, ऐसी उन्होंने एक कानूनी प्रणाली शुरू करी। बेहतर शासन के लिए मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण लाया कराए। कर संग्रह को सरल बनाकर राजस्व बढ़ाया, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई किया, जिससे कि रेवेन्यू भी बढ़ा। सड़कों, नहरों और संचार प्रणालियों में सुधार किया। सामंती विशेषाधिकार और बंधुआ प्रथा को समाप्त किया, यानी कि जो सर्वडोम थे, वो जो बंधुआ मजदूरी थी, ठीक है, जो बंधुआ प्रथा चलती थी कि भाई आप हमारे यहाँ पर ही काम करोगे, एक दास बनकर रह जाते थे, उसको उसने समाप्त किया। स्कूलों की स्थापना करी, मानकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्टैंडर्डाइज जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था उसको बढ़ाया, और साथ में जो योग्य अधिकारी थे, जो ऑफिशियल थे, लोग थे, ठीक है, जो क्वालिफाइड थे, उनको ही उसने अपॉइंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1930, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो महात्मा गांधी द्वारा 1930 में लॉन्च किया गया था, चलाया गया था। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि किसके उसमें, ब्रिटिश रूल इंडिया, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इस मूवमेंट को, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था इस मूवमेंट का, गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण स्वराज। बाय पीसफुली डिफाइंग अनजस्ट ब्रिटिश लॉ, यानी क्या चाहिए, एकदम शांति से चाहिए, है ना, डिफाइंग अनजस्ट ब्रिटिश लॉ, यानी जिसमें हमें ये दिखाना है कि जो ब्रिटिश लॉ है वो अन्याय है, क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश का जो कानून है वो अन्यायपूर्वक है, वो हम पर अन्याय करता है, तो इसके विरोध में हमको चाहिए पूरा पूर्ण स्वराज, इसके लिए ये मूवमेंट चलाया गया था।
द मूवमेंट बिगेन विद द दांडी मार्च ऑन 12/90/30, यानी कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जब वहाँ पर जाकर उन्होंने सोल्ट लो ब्रेक किया था, तो उसी समय से मूवमेंट शुरू कर दिया था। वेयर गांधी एंड हिज फॉलोअर वॉक 250 मील्स टू कोस्टल विलेज ऑफ दांडी टू ब्रेक द सोल्ट लो, जहाँ पर गांधी जी और उनके जो फॉलोअर थे वो 240 मील चलकर दांडी के कोस्टल विलेज, यानी कि दांडी के कोस्टल विलेज में पहुंचे, एक तटीय गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने सोल्ट लो को ब्रेक किया था, विच इम्पोज ए टैक्स ऑन सोल्ट, जिस पर जो सोल्ट थी उस पर क्या लगा हुआ था, एक टैक्स लगा हुआ था। दिस एक्ट सिंबलाइज रेजिस्टेंस ए ब्रिटिश अथॉरिटी, ये एक तरीका एक्ट था जिसको जो ब्रिटिश अथॉरिटी के रेजिस्टेंस में था, यानी कि ब्रिटिश अथॉरिटी के विरोध का एक प्रतीक था ये एक्ट, ठीक है, जो चलाया गया था। द प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट इंक्लूड, इस प्रोग्राम में क्या क्या शामिल थे, तो पहला था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी कि जो भी ब्रिटिश चीज़ें हैं उनको बॉयकॉट करना है। रिफ्यूजिंग टू बाय ब्रिटिश मोर प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथ, यानी कि जो ब्रिटिश मोर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्लोथ वगैरह, कपड़े वगैरह जो ब्रिटिश लोगों ने बनाए हैं उनको खरीदने से रिफ्यूज कर दिया था, मना करना है, ठीक है, हम ब्रिटिश गुड्स नहीं खरीदेंगे, हम जो विदेशी वस्तु हैं उनको नहीं खरीदेंगे। एक तो ये रहा। नॉट पेइंग टैक्सेस लाइक लैंड रेवेन्यू एंड सोल टैक्स, अब जो लैंड रेवेन्यू पर टैक्स था वो नहीं, वो भी पे नहीं करेंगे हम, ठीक है, और जो सोल्ट टैक्स था वो भी पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेल ऑफ एल्कोहल, जो मदिरा है, एल्कोहल है, उसके खिलाफ प्रोटेस्टिंग करेंगे, ठीक है, उसके बेचने के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसको हम लोग पिकेटिंग बोलते हैं, यानी कि जो शराब की दुकानें थी उनके सामने लोग खड़े हो गए, ठीक है, जिससे कि लोग दूसरे लोग दारू ना खरीद सकें। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, एनकरेजिंग द यूज ऑफ इंडियन मेड्स गुड्स, लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो इंडियन मेड्स गुड्स को ही खरीदें, यानी कि भारत की बनी जो चीज़ें हैं उनको ही खरीदें। द मूवमेंट इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इस मूवमेंट में जो लोग शामिल थे वो सभी सोसाइटी से बिलोंग करते थे। एंड बिकेम ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंडिया फ्रीडम, और ये एक बड़ा कदम था, ठीक है, कि इंडिया के फ्रीडम्स के लिए एक ये बड़ा कदम था। इट हाईलाइटेड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, इसने जो नॉन वायलेंस की पावर है, जो अहिंसा की शक्ति है, उसको हाईलाइट किया, उसको दिखाया। एंड मास पार्टिसिपेशन रेस्टेंसिंग कॉलोनियल, बहुत सारे लोगों ने इस कॉलोनियल रूल के, ब्रिटिश रूल के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कहते हैं भूमि भागीदारी करी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, कि हम सब इसके जो रूल्स हैं उनको नहीं मानेंगे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से हुई, जिसमें गांधी और उनके अनुयायी 240 मील की दूरी तय करके दांडी नामक तटीय गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया, जो नमक पर कर लगाता था। यह कार्य ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों जैसे कपड़ा का बहिष्कार कर देना, यानी कि जो भी ब्रिटिश के जो उत्पाद थे उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना है। भूमि कर हो या नमक कर हो जैसे करों का भुगतान न करना, नमक कानून और जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना, शराब की बिक्री का विरोध कर देना, भारतीय वस्त्रों का प्रयोग करना। और इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए और भारत की स्वतंत्रता की और एक बड़ा कदम साबित हुआ। इसने अहिंसा और सामूहिक भागीदारी की शक्ति को उजागर किया, जो उपनिवेश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी तरीका था। तो ये उपनिवेश शासन के खिलाफ, यानी कि कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट ही चलाया गया एक मूवमेंट था 1930 में। तो इन सभी में ये सब बातें कही गई थी, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सोर्स नोट्स ऑन रोलैक्ट एक्ट। द रोलैक्ट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1990, जो रोलैक्ट एक्ट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1990 में पास किया गया था। टू सप्रेस इंडियन अरेस्ट, यानी किसको अरेस्ट का सप्रेस करने के लिए, इंडियन अरेस्ट, यानी कि इंडिया में जो भारी असंतोष फैला हुआ था उसको दबाने के लिए ये चलाया गया था।
It allowed the government to arrest anyone without trial and detain them without a reason for up to 2 years. इट अलाउड, यह अलाउड करता था गवर्नमेंट को कि टू अरेस्ट एनीवन, की वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है विदाउट ट्रायल, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। एंड डिटेन देम विदाउट ए रीजन फॉर अप टू 2 years, और बिना क्या कहते हैं, बिना किसी कारण के दो अप टू 2 साल यानी 2 साल तक हिरासत में ले सकते हैं। इट ऑल्सो गेव ऑफिशियल द पावर टू सर्च होम्स एंड ऑफिसेज विदाउट ए वारंट। इसने क्या दे दी, इसने इट ऑल्सो गेव, इसने दे दी ऑफिशियल पावर, ठीक है, क्या किस टाइप की ऑफिशियल पावर दी, सर्च होम्स एंड ऑफिसेज की, वो बिना किसी वारंट के किसी भी घर को या किसी भी ऑफिस को, ठीक है, सर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, उसमें तलाशी ले सकते हैं। दिस एक्ट वो सीन एज अनजस्ट एंड ए वायोलेशन ऑफ सिविल राइट्स। ये जो एक्ट था ये देखा जा रहा था अनजस्ट मतलब अन्याय एंड वायोलेशन ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि जो हमारे नागरिक अधिकार थे, ठीक है, उनके वायोलेशन के आधार पर, उनके अनजस्ट के आधार पर इसको देखा जा रहा था। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया, जिसका पूरे इंडिया में इसके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया गया, आंदोलन चलाया गया। इंक्लूडिंग द जलियांवाला बाग मैसकर, जिसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो भी शामिल था। तो इस तरीके से ये रोलैक्ट एक्ट था जो बिना किसी मुकदमा चलाए, ठीक है, लोगों को 2 साल तक, ठीक है, हिरासत में ले लिया करते थे। साथ में ना कोई वारंट था ना कुछ, बस घर की किस घर की तलाशी ले ली, ऑफिस की तलाशी ले ली, है ना, इस तरीके से मामला चल रहा था, जो कि सिविल जो हमारे जो राइट्स हैं उनके पूरी तरीके से खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन के बारे में हमको कुछ नोट्स लिखनी है, तो साइमन कमीशन के बारे में नोट्स हैं। द साइमन कमीशन वाज सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। साइमन कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया था इन 1927 में। टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। ये किस लिए किया गया था, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1990 उसको रिव्यू के लिए साइमन कमीशन को सेटअप किया गया था। यानी कि जो साइमन कमीशन का जो बनाया गया था उस समय, ठीक है, वो ये देखने के लिए बनाया गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो इट वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। इसके जो हेड थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन थे, इसका नेतृत्व जो किया था। बट देयर वर नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। दिस लीड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन इंडिया बिकॉज इंडियन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन अबाउट देयर ओन फ्यूचर। इसलिए इसका विरोध किया गया, बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया इन इंडिया, भारत में, बिकॉज इंडियन वर एक्सक्लूडेड, क्योंकि अ, खुद के फ्यूचर्स के लिए, अपने ओन फ्यूचर्स के लिए ही इंडियन इसमें इंक्लूड नहीं थे, वो एक्सक्लूड थे फ्रॉम डिसीजन, ठीक है, यानी कि अपने डिसीजन के लिए कि वो फ्यूचर में क्या क्या डिसीजन, फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए डिसीजन लेंगे, तो इंडिया ही उसमें नहीं थे, ठीक है, क्योंकि भारतीयों को अपनी भविष्यवाणी से बाहर रखा गया था, यानी कि भारत अपनी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो यानी कि अपने फ्यूचर के लिए इंडियन इसमें शामिल नहीं होते, तो इसलिए इसका विरोध किया गया कि भाई हमारा फ्यूचर और हम ही ना तय करें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्या करा था, इसका पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था इसको। द स्लोगन साइमन गो बैक, इसमें एक नारा लगाया था साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरीके से नारा लगाया था। बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट, जो कि इस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। एज इंडियन डिमांड्स मोर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल राइट, जो इंडियन डिमांडेड थी, जो भारतीयों की मांगे थी, वो थी आपकी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि हमको भी रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, अगर आप कमीशन बना रहे हैं, आयोग बना रहे हैं, तो हमको भी उसमें शामिल कीजिए ताकि हम भी अपने फ्यूचर अच्छे से बना सके। एंड पॉलिटिकल राइट, और हमको भी क्या होनी चाहिए भाई, पॉलिटिकल राइट्स हमको भी मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं उसके अंदर, इसलिए क्या करा गया, इसका पूरी तरीके से विरोध किया गया। और जैसे मैंने बताया था आपको कि इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लग गई थी, क्योंकि उस समय लाठी चार्ज कर दिया गया था, जिस कारण में कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बनाया था 1927 में, और भारत कब आया था 1928 में, ये भारत आया था साइमन कमीशन, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। यानी कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान वेयर वाटर स्केसिटी इज ए मेजर इश्यू। यानी कि सेमी एरिड रीजन राजस्थान में जो वाटर स्केसिटी है, यानी कि पानी की जो कमी है, एक मेजर इश्यू बनकर आ गया है ना, एक बहुत बड़ा कारण है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्ले ए क्रूशियल रोल इन कंजर्विंग वाटर, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये एक वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को संरक्षित रहने के लिए एक क्रूशियल रोल यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सेवरल वे। इस प्रोसेस को कुछ निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला है आपका जोहड़। दीज आर ट्रेडिशनल स्मॉल पॉन्ड्स। ये क्या होते थे, वो पुराने जो तालाब थे, वो छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे और रिजर्वियर हो सकते थे, बिल्ट ऑन द नेचुरल स्लोप्स, जो कि अप्राकृतिक ढलान के किनारे बना दिए जाते थे। टू कलेक्ट रेन वाटर, यानी कि किसको इकट्ठा करने के लिए, जो रेन वाटर था उसको इकट्ठा करने के लिए। जैसे मान लीजिएगा ये ऐसे करके वो है, ये ऊंचा इलाका है, ठीक है, ये सब क्या है, ऊंचा इलाका है। और जब इसमें बारिश होगी ऊपर से, यहाँ से क्या होगी, बरसात होगी, तो इसका जो वाटर होगा वो आपका नीचे आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से जो बरसात होगी ये वह है ना, तो ऐसे करके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉन्ड बना दिए जाएंगे ताकि इसमें यहाँ पर ये आकर कलेक्ट हो सके, जो भी वाटर है वो यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाए। तो वैसी चीज़ था कि जोहर जो होते थे वो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते थे या रिजर्वियर्स होते थे, ठीक है, जो कि नेचुरल स्लोप्स के पास में बना दिए जाते थे ताकि वहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट किया जा सके। दे हेल्प रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल। ये क्या करते थे, जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, जो भूमिगत जल होता है, उसको रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। एंड प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। और साथ में ये भी इसमें हेल्प करते हैं ताकि जो वाटर है वो दूर तक फ्लो ना कर पाए, ठीक है। तो पानी की रोकथाम करते हैं ताकि वो फ्लो ना हो पाए ज़्यादा दूर तक, वहाँ पर ये रुका रहे। तो ये इसलिए जोहाड़ बोलते हैं इनको। दूसरे हैं तालाब या फिर पोन्ड्स। लार्ज वाटर बॉडी और रिजर्वियर डेट स्टोर रेन वाटर फॉर एग्रीकल्चर यूज एंड डोमेस्टिक कंजप्शन। क्या करते हैं, बड़े बड़े तालाब बना दिए जाते हैं, ठीक है, रिजर्वियर बना देते हैं इनको। इसमें क्या होता है, जो रेन होता है उसका वो जो वाटर होता है वो आपका स्टोर होकर रह जाता है। और इसका यूज किसी एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि आप जो जो फार्मिंग होगी उसके उसको इरिगेट करने में इसका यूज किया जाता है। और किस में यूज किया जाता है, डोमेस्टिक कंजप्शन में, यानी कि घरेलू कामकाज के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। नदी एंड बंधी। नदी रेफर्स टू स्मॉल कैनाल्स और स्ट्रीम। नदी किसको कहा जाता था, जो स्मॉल कैनाल होती थी, ये छोटी नहरें होती हैं या धाराएं होती थी, उनको कहते थे डेट कलेक्ट रेन वाटर, जिसमें जो बरसात का पानी है, जो रेन वाटर है, उसको कलेक्ट कर सकते थे। वाइल वांधीज आर इम्बैंकमेंट्स बिल्ट टू डायरेक्ट एंड स्टोर वाटर। जो वांधीज होते थे वो इम्बैंकमेंट्स होते थे, ठीक है, यानी कि नदी के किनारे बना दिए जाते थे ताकि वाटर को स्टोर करके रख सकें। जो आजकल के डैम है उन्हीं का एक छोटा रूप होता था, ठीक है। पिट्स एंड वेल्स। फार्मर्स डिग स्मॉल पिट्स। फार्मर क्या कहते हैं, छोटे छोटे गड्ढे खोदते थे टू कैप्चर रेन वाटर, ताकि बरसात का पानी को इकट्ठा करा जा सके। विच इज देन स्टोर इन वेल्स, ठीक है, ताकि उसको बाद में कुओं में यानी कि वेल्स में इकट्ठा कर लें, ठीक है। पहले क्या करते थे, गड्ढों में यानी कि छोटे छोटे पिट्स में इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में उनको जो वोल्स हैं, बड़े बड़े जो कुएं हैं, ठीक है, वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और लेटर यूज, और उसका बाद में यूज कर लेते हैं। दीज स्ट्रक्चर हेल्प इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था इस टाइप का, ये हेल्प करता था वाटर अवेलेबिलिटी के इंक्रीज करने में, जब ड्राई स्पेल्स यानी कि जिस समय सूखा पड़ता था तो उस समय से वाटर का यूज आसानी से किया जा सकता था। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्रों में रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स, यानी कि जो रेन वाटर था उसको रूफ के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं। थ्रू पाइप्स, पाइप के द्वारा। एंड स्टोर इन टैंक्स, यानी कि जैसे मान लीजिएगा ये आपका कोई मकान है, ये ऊपर छत इसकी छत है, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा कर लेंगे ऊपर की साइड में, और उसको किसी पाइप के द्वारा नीचे लिया जाता है, और नीचे एक गड्ढा बना दिया जाता है ज़मीन के अंदर, ताकि वो जो वाटर है वो इसके अंदर आकर इकट्ठा हो सके, ठीक है। तो वही है, उसमें नीचे एक टैंक बना देंगे। टैंक में क्या होता था, ये वाटर आकर इकट्ठा हो जाता था। फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड नीड, जिसका यूज ड्रिंकिंग करने में यानी कि पीने में और घरेलू कामकाज में किया जा सकता था।
तो these matter help the people of Rajasthan conserve and use water efficiently, ensuring a stable supply even in dry season. तो ये जो कुछ मेथड्स थे वो हेल्प करते थे राजस्थान के लोगों की कंजर्व एंड यूज करने में, वाटर इफिशिएंट यानी कि अच्छी तरीके से वाटर को कंजर्व करने में, उसका यूज़ करने में इसकी हेल्प करते हैं। इंश्योरिंग ए स्टेबल सप्लाई इवन इन ड्राई सीजन, और सूखे में भी जो वाटर की सप्लाई है उसको लगातार बनाए रखते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है, आप समझ जाएंगे इसको पढ़ के, जैसे उसमें बताया गया था तो इसमें भी आप समझ जाएंगे कि राजस्थान के अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पानी की कमी एक बड़ा मुद्दा है, वर्षा जल संचयन पानी संजोने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से की जाती है। ये पारंपरिक छोटे तालाब या जलाशय होते थे जो प्राकृतिक ढलानों पर वर्षा जल एकत्र करने के लिए बनाए जाते थे। किसकी बात चली है? तो जोहड़ की। ये भूमिगत जलस्तर को पुनः चार्ज करने में मदद करते हैं और पानी को बहने से रोकते हैं। यानी कि जो वाटर टेबल होता है, जो पानी कहाँ जाता है? नीचे चला जाता है, जिससे जो हमारा वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और इससे पानी बहने से भी रुकता है। बड़े जलाशय या जल संग्रहण स्थल होते हैं जो कृषि उपयोग, घरेलू उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहित करते हैं। इसके अलावा जो तालाब होते हैं वो बड़े जलाशय या जल संग्रह होते हैं जिनका उपयोग कृषि के लिए या फिर घरेलू कामकाज के लिए इसका यूज कर लिया जाता है। नदी और बंधी, जैसे बताया गया था, नदी क्या होती है? नालों या धाराओं को नदी कहते हैं। ये वर्षा जल एकत्र करती हैं। और बंधी क्या होती थी? बंधी भी एक तरीके के डैम जैसी होती हैं जो कि जल को निर्देशित करने, यानी कि जल को हमें किधर लेके जाना है इसमें, और जल को इकट्ठा करने में बांध बनाए जाते हैं, जल को इकट्ठा करने में भी मदद करते हैं। गड्ढे और कुएं, किसान छोटे गड्ढे खोदकर वर्षा जल एकत्र करते हैं जिसे बाद में कुओं में संग्रहित कर लिया जाता है। यानी कि पहले छोटे गड्ढे जगह जगह खोद कर उसमें वर्षा का जल इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में उसको एक कुएं के अंदर स्टोर कर देते हैं। क्योंकि ये क्या करती हैं, ये जो संरचनाएं हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, जो शुष्क मौसम में यानी कि ड्राई सीजन में पानी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि ड्राई जो सीजन होता है, शुष्क मौसम होता है, उसमें भी पीने का पानी या फिर घरेलू कामकाज के लिए पानी उपलब्ध रहता है। कई क्षेत्रों में वर्षा जल को छतों से पाइप के माध्यम से एकत्र किया जाता है। यानी कि छत के पानी को पाइप में ले जाकर फिर उसको टैंक में संग्रहित किया जाता है। नीचे जमीन में टैंक बना होता है, वहां पर इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, जो कि पीने और घरेलू ज़रूरतों के लिए उपयोग में किया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जो नीचे टैंक बनाते हैं ये लोग राजस्थान में, उसके बराबर में एक कमरा बना देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें तो मान लो पानी भरा हुआ है, अब इसके पानी से ये कमरा भी ठंडा रहता है, ठीक है। राजस्थान में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो इस टाइप्स की एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि वो उसमें आराम से ठंडे में आराम से रह सके। तो ये कुछ विधियां थी राजस्थान की, जो लोग पानी का संरक्षण और कुशल उपयोग करते हैं, जिससे सूखे के मौसम में भी पानी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होती है, यानी कि पानी की आपूर्ति बनी रहे सूखे में भी। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस जैसे पहले कहा गया था, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से ना छूट पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद एंड धन्यवाद, थैंक यू।